हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 611 लेक्चर सीरीज़ करवाई जा रही है, जिसके अंदर लेक्चर हम 23 से 30 तक कवर करेंगे मेन पॉइंट्स के, जो कि आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप गवर्नड बाय पार्टनरशिप एक्ट, जो आपका ब्रिटिशर्स का ही बनाया हुआ है। 1932 के अंदर पार्टनरशिप एक्ट लाया है, वो आज भी पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल है। वो ब्रिटिशर्स का ही बनाया हुआ है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या बताया गया? पार्टनरशिप क्या होती है कि रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैज़ एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अच्छा, चलें मैं ये आपको समझाता हूँ कि वो लोग जो एग्री कर रहे हैं, जैसे मिसाल दी जाए दो या दो से ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो शेयर ये एग्री करें कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है, और एक बिज़नेस कैरी करेंगे। ये नहीं कि जैसे मिसाल दे दिया है किसी ने मिला के, जैसे कि दो भाई थे या तीन भाई थे, उन्होंने मिला के फ्लैट ख़रीद लिया और उसको किराए पे चला दिया और बोल रहा है कि भाई हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बिज़नेस भी करना पड़ेगा। बिज़नेस मतलब अब वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें और अपना ट्रेडिंग का कोई बिज़नेस करें या कोई भी XYZ बिज़नेस करें, वो बिज़नेस है, ठीक है। और ये यानी मतलब इंडिविजुअली भी हो सकता है और कलेक्टिवली भी। अगर इंडिविजुअल है पार्टनर पे जाएगा और कलेक्टिवली एज अ फर्म होगा। और बिजनेस कैरी करना ज़रूरी है और फर्म का नाम भी होना ज़रूरी है। अच्छा, लाइबिलिटीज़ के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में क्या गया है कि जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे जॉइंटली लायबल है और सेवरली लायबल हैं अमाउंट का। अच्छा, इसके अंदर एक मिसाल दी गई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस MM एजेंसी के बारे के अंदर, जो अपना अदर 1991 CLC जो 91763 के अंदर बताया गया है। ये सिविल लॉ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर नेशनल बैंक वर्सेस MM एजेंसी। अगर स्टेट वर्सेस MM एजेंसी होता तो वो क्राइम की उसमें चला जाता। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनर, तो क्या होना चाहिए कि चार इंपॉर्टेंट है, वैसे तो और भी हो सकते हैं लेकिन ये कि चार ज़रूरी है। जैसे कि पहला है कि दो या दो से ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है। और मस्ट बी एग्री टू इंटर इन टू ऑल द पार्टनर कंसर्न, यानी कि मतलब जो पार्टनर की कंसर्न के थ्रू काम होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग होगी। कैरिंग बिजनेस या तो एक बंदा भी चला सकता है, उनमें से कोई भी, या फिर सारे के सारे भी चला सकते हैं। ओनली लॉफुल एग्रीमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ फाउंडेड ऑफ पार्टनर इट सेल्फ फाउंडेड गुड फेथ, ठीक है। अच्छा, लॉफुल एग्रीमेंट ही कर सकता है, यानी कि मतलब गुड फेथ जो भी पार्टनर है ऑन बिहाफ। देखिए, पार्टनर जो है ना पार्टनरशिप के अंदर, एक पार्टनर सबके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि पहला गुड फेथ होना चाहिए, मतलब कोई गलत काम नहीं हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और पर्पस एंड बिटवीन कंपिटेंस पर्सन, इन शॉर्ट सब्जेक्ट इज ऑर्डिनरी इंसिडेंट एंड एट्रीब्यूटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। टर्म बिजनेस हैज़ बीन डिफाइंड, जो बताई गई है कि या तो कोई प्रोफेशनल हो, ऑक्यूपाइड हो, ट्रेड कर रहा हो, ठीक है, टेम्परेरी हो, परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। यानी हर वो काम जिससे यानी कि मतलब बिज़नेस लगे वो, ठीक है, वो बिज़नेस आपका कहलाता है। जिसके अंदर ट्रेड भी हो सकती है, प्रोफेशनल सर्विसेज भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो इट हैज़ बीन डिफाइंड सेक्शन 7 के अंदर एक्ट विच इज़ रिप्रोड्यूस बिलो, क्या है, वेयर नो प्रोविजन इज़ मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर ड्यूरिंग देयर पार्टनरशिप फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनर एट विल। अच्छा, यानी कि मतलब पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है जब तक पार्टनरशिप चलेगी हम चलाएंगे, जैसे 1 साल चले, 2 साल चले, मर्जी है, ठीक है। एट विल है कि विल जैसे ही हमारा हुआ कि नहीं यार अब बंद कर देना चाहिए तो हम बंद कर देंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अब जैसे मिसाल दीजिए, इसका मतलब ये होता है कि किसी ख़ास मकसद के लिए आपने पार्टनरशिप करी, ठीक है, और फिर उसके बाद जाके आपने छोड़ दी या ख़त्म कर दी पार्टनरशिप। जैसे मिसाल दे दिया, मैंने ये कहा कि भाई मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी से बाहर के कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 10 साल तक मैं, या उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई 10 साल तक मैं आपके मोबाइल बेच सकता हूँ। अब अगर हमारी मर्ज़ी हुई हम 10 साल बाद आपका रिन्यू कर दें पार्टनरशिप, अगर आपके साथ रिन्यू रखें या फिर अगर नहीं रखें, अगर वो नहीं रखते हैं तो इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाएगी।
जनरल ड्यूटीज़ क्या क्या हो सकती हैं कि पार्टनर आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। सही है, जाहिर सी बात है, जो जितने भी बिजनेस है वो करना है, और उसके अंदर सही इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन भी देना ज़रूरी है फॉर एनी पार्टनर टू अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि मतलब गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, सही इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जाके और क्या क्या हो सकती हैं कि अगर कोई चेंज हो रहा है, कौन यानी कि पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज, यानी मतलब पार्टनरशिप के अंदर कोई चीज़, यानी कि एग्रीमेंट के अंदर कोई चेंज, तो वो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है, तो फर्म रिमेन होगी द सेम एज दे इमीडिएटली बिफोर द चेंज एज फार एज के ज़रिए होगी, ठीक है। और फर्म जो है वो constitute for a fixed term continue to carry business after the expiry of the term, the mutual rights and duties of the remain same as before the expiry at will, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये बात की जा रही है कि जो मतलब वो काम फिक्स, यानी जो ड्यूटीज़ वगैरह थी या जो जो भी चीज़ें थी वो सारी फिक्स रहेंगी, ठीक है, जो एक्सपायरी से पहले थी, अगर पार्टनरशिप एट विल है। रिलेशन ऑफ पार्टनर विद अ थर्ड पार्टी, तो पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म। एक पार्टनर, मैंने जो इससे पहले भी डिस्कस किया था, एक पार्टनर जो है, जैसे मिसाल दी है 10 पार्टनर है, उनमें से एक बंदा भी अगर चले जाए तो वो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ contained in section 18 of the act which is given below, ठीक है, subject to the provision of the act in the agent of the firm for the purpose of the business। यानी मतलब एक पार्टनर ही पूरे फर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी है। पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ठीक है, पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है और एज वेल एज एजेंट का रोल भी किरदार अदा कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर जो एक्ट के अंदर है, तो एवरी पार्टनर इज़ लाइबल जॉइंटली विद अदर आल पार्टनर फॉर सेवरल एट द एक्ट हु इज़ डन। यानी मतलब अगर जैसे मिसाल दीजिए एक पार्टनर ने भी गलती करी तो उसकी जो लाइबल है पूरे के सारे पार्टनर्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप है, ठीक है। तो all the partner of the firm are jointly and severally share the liability of the firm, therefore even where a partner has signed their own promissory note, beneficiary or all are liable to on its member। यानी कि मतलब वही बात की जा रही है कि अगर अपने नाम से भी साइन किया है तो भी, यानी कि हैज़ साइन ओन नेम बाय promissory note for the benefit all partner are liable। तो अगर जैसे मिसाल दे यानी जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया पार्टनर ने अपने नाम से, यानी कि मतलब वो प्रोमिसरी नोट समझ लें या चेक वगैरह साइन करके दिया है, तो तब भी ऑल पार्टनर्स लाइबल हैं। होल्डिंग आउट एनी वन हु बाय word spoken or by written to or by conducting himself knowing permit himself to represent as to be a partner, he is he is liable as a partner in the firm which one is a good is one of the faith of such representation to credit of the firm। अच्छा खैर छोड़े, इस चीज़ को बता दें। तो ये है कि जैसे मिसाल दे दिया है कि आपने बताया या रिटर्न में कंडक्ट ऐसा रिप्रेजेंटेशन हुई, यानी कि किसी के सामने ऐसी रिप्रेजेंटेशन हुई कि ये परमिट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी पार्टनर है, तो फर्म जो है वो उसकी लाइबल होगी। अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दी कि हाँ यार ये बंदा जो इससे डील कर सकते हो मेरे अलावा भी, तो वो भी लाइबिलिटी में आता है। वेयर आफ्टर अ पार्टनर डेट द बिजनेस कंटिन्यू और द ओल्ड नेम कंटिन्यू यूजिंग द डिसीज पार्टनर एज अ पार्ट, therefore not itself making a legal representative, his state for act to be done after that, ठीक है। अब जैसे मिसाल दे दिया है कि एक पार्टनर जो था, वो पार्टनर ए जो है वो किसी वजह से इंतकाल कर गया, लेकिन जो फर्म का नाम था वो तो चल रहा था, तो अब वो ज़ाहिर सी बात है डिसीज़ हो गया, तो लेकिन फर्म का नाम ओल्ड उससे ही चल रहा था और लोगों को जहन में था कि ये भी पार्टनर है, अब उनको तो नहीं पता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया और उसकी स्टेट जो है वो, यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है, स्टेट जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी है, वो लायबल भी है।
इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, तो इसको कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 31 जो है वो डील करता है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस विदाउट कंसर्न। यानी क्या मतलब कि कोई भी बंदा पार्टनरशिप में घुस नहीं सकता। जैसे मिसाल दी जाए, ए का पार्टनर है, ए अपने बेटे को लाना चाहता है पार्टनरशिप में, तो वो बी सी डी तीनों चारों से, अगर चार पार्टनर है तो उन सब से वो कंसर्न करेगा। अगर वो एग्री करेंगे कि भाई इसको, लेट सपोज कर लो वो है एफ, तो उसको लाना है या नहीं लाना। Subject to the provision of Section 30, a person who is introduced as a partner does not they become liable for any act done before। अच्छा मतलब क्या कि अगर मिसाल दे दिया है, जैसे 1 जुलाई, जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो 1 जुलाई को हम बैठें और नया पार्टनर आ रहा है। अब 30 जून तक जिसने जो समझ लो गलत काम किए पार्टनर ने, तो वो उन सब का लायबल नहीं है। वरना हर कोई यही करता कि गलत काम करता है, पार्टनरशिप बेच के भाग जाता, या फिर अपना स्टेक बेच के भाग जाता, तो वो उनका लायबल नहीं है जो नया पार्टनर आ रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म डिज़ोल्व कब होती है? जब डिसोल्व होती है ऑल पार्टनर की, यानी मतलब ऑल ऑफ द पार्टनर डिज़ोल्व पार्टनरशिप करना चाहें तो वो तब डिज़ोल्व हो जाती है, सेक्शन के अंदर लिखा हुआ। तो इसके अंदर डिसोल्यूशन किस वजह से होती है? कंसर्न होनी चाहिए तमाम पार्टनर्स की, ठीक है। फर्म मस्ट बी डिज़ोल्व विद इन कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़। जो पार्टीज़ के अंदर दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था उसके ज़रिए हो जाएगी। कंपलसरी डिज़ोल्व क्या हो सकती है? बाय एडजुडिकेट बाय ऑल द पार्टनर और ऑल द पार्टनर है बट वन वाज इंसॉल्वेंट। यानी मतलब कंपलसरी जब, यानी कि लाजमी डिज़ोल्व होनी है, ठीक है, तो उसके अंदर एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर और ऑल द पार्टनर बट वन एज इंसॉल्व, यानी कि एक या तो दिवालिया हो जाए, ठीक है, और कोई ऐसी बिजनेस कैरी करना शुरू कर दे जो अनलॉफुल हो जाए या अनलॉफुल थी, अनलॉफुल बन जाए। जैसे मिसाल दे दिया है कि एक दौर में शीशे का बिज़नेस जो था वो पाकिस्तान में जब तक लॉ नहीं आया था लीगल था, अब लॉ आ गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, कुछ डिपेंडेंसी कंटीजेंसी होती है। इफ़ कॉन्स्टिट्यूट फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, एक्सपायरी हो जाए। इफ़ कॉन्स्टिट्यूट कैरी आउट वन और मोर एडवांटेज एंड अंडरटेकिंग बाय द कॉम्पिटेंट देयर फोर, और डेथ हो जाए पार्टनरशिप की, या फिर कोई पार्टनर जो है वो, जैसे पहले भी बताया कि इंसॉल्वेंट हो जाए। अब ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप जो थी वो एट विल चल रही थी, लेकिन where the partnership at will firm may dissolve by any partner giving notice in return to all partner। जैसे मिसाल दे दिया कि पार्टनरशिप तो जब तक विल है चलेगी, ले, लेकिन उनमें से कोई एक पार्टनर बोले कि नहीं यार मैं तो जा रहा हूँ अपना हिस्सा लेके, तो वो नोटिस देगा रिटर्न में और वो घर चले जाएगा, तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। द फर्म इज़ डिज़ोल्व एज अ फॉर्म द डेट मेंशन इन नोटिस एज डिसोल्यूशन। नो, इफ़ नो डेट मेंशन कम्युनिकेट टू बी नो। अगर कोई नोटिस है तो वो मेंशन होगी, और अगर नहीं है तो वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी, ठीक है। कोर्ट भी ज़रिए कर सकती है कि कोई, अब जैसे बिकम अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई शख्स पागल हुआ है। जैसे एक पार्टनर था, लेट सपोज कर लें पार्टनर सी था, ठीक है, तो वो जो है वो पागल हो गया, ठीक है, और द दैट अ पार्टनर अदर पार्टनर सुई टू बिकम एनी परमानेंटली इनकेपेबल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। यानी कि कोई भी ऐसी ड्यूटी जो हो जाए जो उसको सू कर दिया जाए और वो इनकेपेबल है वो परफॉर्म करने के लिए, तो भी हो सकता है। और किस वजह से हो सकता है कि गिल्टी ऑफ अ कंडक्ट विच इज़ लाइक टू बी अफेक्ट प्री जुडिकेट ऑन कैरी ऑफ द बिजनेस। यानी कोई भी ऐसा काम जो गलत हो जाए, ठीक है, रिगार्डिंग हैड टू बी अ नेचर ऑफ द बिजनेस के ज़रिए हो, तो वो गलत काम हो, तो उस में भी पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो सेक्शन 58 डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप किस तरीके से हो सकती है कि बाय डिलीवरी और बाय पोस्ट टू रजिस्ट्रार ऑफिस, जहाँ पे भी आपका
पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको एक समझ लें लेटर दें कि भाई हम पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं और पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो उस हिसाब से कर देगा। तो उसके अंदर क्या क्या ज़रूरी है कि भाई नाम क्या है पार्टनरशिप का, किस जगह होगी, क्या काम करेगी, कितने पार्टनर्स हैं, एनी अदर प्लेस तो कैरी नहीं किया जा रहा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईच पार्टनर की, किस पार्टनर ने कब ज्वाइन किया, ठीक है, फुल नेम और परमानेंट एड्रेस है पार्टनरशिप का, और ड्यूरेशन अगर कोई है, अगर ड्यूरेशन ज़रूरी नहीं है कि जैसे मिसाल दीजिए कि हर कंपनी हर पार्टनरशिप ड्यूरेशन डिसाइड करे, ड्यूरेशन है तो वो करेगा और नहीं है तो नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई होगा सेक्शन 58 के अंदर जो जो चीज़ें लिखी गई हैं और रिकॉर्ड करेगा एंट्री स्टेटमेंट, एंड फिर क्या होगा कि रजिस्टर्ड ऑफ फर्म एंड शैल फाइल द स्टेटमेंट। अफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन के नो शू इन्फोर्स राइट्स अराइज टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड शैल बी इंस्टीट्यूट एनी कोर्ट ऑन द बिहाफ। अच्छा, इसका मतलब क्या कि अगर कोई फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती, पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है, ठीक है, तो वो कोई भी केस नहीं कर सकता अपने राइट्स, जैसे मिसाल दे दूसरे पार्टनर ने धोखा कर दिया तो वो अपने राइट्स मनवाने के लिए केस नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास जैसी जाएगा, कोर्ट के पास जैसी जाएगा, वो यही बोलेगा कि भाई आपने रजिस्टर तो करवाई नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा आपने पार्टनरशिप बनाई, अब हम एविडेंस वगैरह क्या है, तो वो इस वजह से वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। अब है इसके अंदर ऑर्डिनेंस के बारे में बताया, ऑर्डिनेंस यूज अनलेस देयर इज एनीथिंग प्रिग्यूशनल इन द सब्जेक्ट, ठीक है, आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज अ कंपनी ओरिजिनली फ्लेम एज एन अल्टर अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ प्रीवियस कंपनी एक्ट ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग अप्लाई फॉर द कंपनी। ये समझ लें, जो समझ लें कंपनी का किस तरीके से काम करेगी, फंक्शन करेगी, वो होता है ये आर्टिकल आपका, ठीक है। डायरेक्टर जो होते हैं उसके अंदर फर्स्ट डायरेक्टर डिटरमाइन रिटर्न कितने होते हैं, और सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, सब्सक्राइबर्स जिसमें मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया होता है वो क्या होता है, किस तरह होता है, कैसे होता है, यानी कि वो सब जो है वो सेक्शन 72 डील करता है, ठीक है। The director shall provide a safety custody of the seal, and seal should not be fixed any instrument except authority of resolution of the court pass। यानी कि मतलब सील जब तक अप्लाई नहीं होगी तब तक कोई रेजोल्यूशन बाय बोर्ड और कमेटी के ज़रिए जो है वो ऑथराइज़ नहीं कर दी जाएगी, और प्रेजेंट एट टू एट लीस्ट डायरेक्टर और सेक्रेटरी। डिसक्वालिफिकेशन और पार्टनर जो है वो क्या क्या किसकी वजह से डिसक्वालीफाई होता है, नो पर्सन जो है वो डिसक्वालीफाई हो सकता है, एनी डिसेबिलिटी और डिसक्वालीफाई मेंशन इन सेक्शन 87, और इफ़ ऑलरेडी अ डायरेक्टर शैल सीज टू होल्ड ऑफिस एंड शैल बिकम डिसक्वालीफाई और डिसेबल, ठीक है। तो जो सेक्शन 87 187 के अंदर जो जितनी भी चीज़ें मेंशन की गई हैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए वो सारी चीज़ें हैं। डायरेक्टर डिविडेंड एंड रिजर्व, द कंपनी जनरल मीटिंग डिक्लेयर डिविडेंड बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट ऑफ रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर। अच्छा, कंपनी मीटिंग जो होती है, बोर्ड की मीटिंग जो होती है वो हर साल होती है, AGM जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे मिसाल दे दे डायरेक्टर ने कहा कि भाई 2 रुपये फ़ी शेयर जो है वो डिविडेंड मिलेगा। अब शेयर होल्डर ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि वो 2 रुपये की जगह 1 रुपये डिविडेंड कर लें, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि 2 रुपये की जगह 2.5 रुपये करते हैं या 3 रुपये करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। और जो डिविडेंड है वो शैल नॉट बी पेड अदरवाइज प्रॉफिट ऑफ द ईयर और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि उससे पे कभी भी नहीं किया जाएगा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। डायरेक्टर शैल कॉज टू कीप प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स रिक्वायर्ड, जितना भी है 230 इसको SEC डील करता है कि भाई आपकी क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ेगी। वैसे तो पाकिस्तान में IFRS आ गया है, लेकिन कंपनी ऑर्डिनेंस जो है वो उसको, या एक्ट 2017 जो है वो उसको और इनहेंस करता है। वाइंडिंग अप यानी किसी भी कंपनी को ख़त्म करना, तो लिक्विडेट में बी सेंक्शन a special resolution of the company and any other sanction required by the ordinance divide amongst the members or spice and kind
एंड होल्ड एनी पार्ट ऑफ द एसेट वेयर। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए जो है वो कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है, लिक्विडेट किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाए, अब कंपनी के पास आर्टिकल हो ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरीके से फॉर्मेशन आसानी होती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के क्या क्या इशू ऑफ सर्टिफिकेट प्रोमोटर्स ऑफ बिकम इन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, तो जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी? डेट होगी आपकी इशू, नेम ऑफ द कंपनी है, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार इशू इनकॉर्पोरेट इन केस ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बाय द रजिस्ट्रार इज लिमिटेड प्रोविजनल एंड सील ऑफ द रजिस्ट्रार। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय द प्राइवेट कंपनी, ठीक है, यानी कि कोई कंपनी स्टार्ट अपना बिजनेस कर दे। Private company can start business by issuing certificate of incorporation made private can enter into binding contract and also exercise borrowing power। अच्छा, यानी कि मतलब वो कंपनी जो है वो स्टार्ट कर देगी अपना बिजनेस, जो जैसी यानी कि पब्लिक की तो बात नहीं करें, प्राइवेट के अंदर जैसी वो कंपनी स्टार्ट अपना बिजनेस कर सकती है और उसको वो मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और बोरोइंग भी उड़ा सकती है। मेमोरेंडम क्या होता है? ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये फंक्शन लीगल डॉक्यूमेंट एंड द बेसिस विच कंपनी कंडक्ट इज एक्सटर्नल अफेयर एंड डॉक्यूमेंट इन सिक्योरेंट पावर ऑफ द एज वेल एज लिमिटेड पावर ऑफ द कंपनी। यानी मतलब मेमोरेंडम जो है वो किस तरीके से आउटसाइड द वर्ल्ड डील करना है, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम में लिखी होती है। कितना यानी कि मतलब कितनी चीज़ें आपने ऐसे करनी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है, बोरिंग करनी है तो किस तरह करनी है क्या नहीं, ठीक है। और इसमें चेंजेस भी बड़ी मुश्किल से होती है मेमोरेंडम के अंदर। कंटेंट क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट रिक्वायर्ड टू बी सब्सक्रिप्शन ऑफ एटलीस्ट 3% इन पब्लिक कंपनी एंड एटलीस्ट 1% इन द प्राइवेट कंपनी। नेम प्रोवेंस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस जिस जगह रजिस्टर्ड है, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स है, ऑथराइज शेयर कैपिटल वगैरह शामिल है। रिक्वायर्ड फॉर मेमोरेंडम फॉलोइंग रिक्वेस्ट मस्ट बी फुलफिल बिफोर सबमिशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट। रिक्वायर्ड टू बी प्रिंटेड, क्या क्या चीज़ें? शुड बी डिवाइड इनटू पैराग्राफ। पैराग्राफ एक अच्छा लगता है लोग कि भाई किस तरह आप ये बता रहे हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं कि भाई पैराग्राफ की फॉर्म में हो। पैराग्राफ शुड बी कंस्ट्रक्टिवली नंबर्स होने चाहिए टू बी साइन बाय द सब्सक्राइबर्स। और साइन ड्यूटी विटनेसेस एटलीस्ट 1 विटनेस होना चाहिए। साइन ऑफ ईच सब्सक्राइबर एज टू बी अटेस्ट बाय द विटनेसेस। कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस ऑक्यूपाइड विद द विटनेसेस मेंशन। मेमोरेंडम और ड्यूली स्टैम्प होनी चाहिए स्टैम्प एक्ट के अंदर, ठीक है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल जो है मीन्स द एसोसिएट ऑफ द ओरिजिनली फॉर्म टू अल्टर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ठीक है। फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इज़ रिलेटेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मेमोरेंडम कॉन्स्टिट्यूट टू द कंडीशन अपॉन विच द कंपनी इज़ ग्रांट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। आर्टिकल क्या है कि ऑर्डिनरी टू द मेमोरेंडम है। इट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड दिस इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। समझ लें, मेमोरेंडम जो है वो बाहर के लोगों के लिए, ठीक है, और आर्टिकल जो है वो अंदर के लोगों के लिए। अंदर किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है, कितने लोग होंगे, किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है, क्या काम करेंगे, ये सारी चीज़ें आर्टिकल बता रहा है। मेमोरेंडम जो है वो बाहर साइड लोग जो एक थर्ड पार्टी से कैसे डील करनी है, ये सब चीज़ें बता रहा है। प्रोस्पेक्टर जो होता है वो क्या होता है? एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द इशू प्रोस्पेक्टर इंक्लूडिंग एनी नोटिस सर्कुलर एडवांट एडवर्टीजमेंट इनवाइट ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब। जैसे मिसाल दे दिया, प्रोस्पेक्टर के अंदर हर वो चीज़ लिखी होती है कंपनी के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं कि कंपनी ने ये किया, कंपनी ये किया, कंपनी ये करने वाली यही चीज़, तो वो चाहे जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करे ताकि वो उसके अंदर सब्सक्राइब करें, इन्वेस्ट करें शेयर के अंदर। तो शेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? अपना शेयर ऑफ द कंपनी के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है कि भाई कितना ऑथराइज है। जैसे मिसाल दिए 100 मिलियन, अब इशू कितना है? 100 में से कितना इशू कर चुके हैं? जैसे 700 मिलियन, 1000 मिलियन था, 700 मिलियन इशू कर चुके हैं। और कॉल्ड अप भी कैपिटल भी होता है।
A company can raise their fund by way of issuing share to the general public. तो face value total of the issue by the reflecting in the capital and share to be unit to in which the total capital is divided into such property के ज़रिए किया जा सकता है. और फिर उसके बाद के शेयर कैन बी डिफाइन जो हो सकता है वो इक्विटी भी हो सकती है, यानी मतलब कॉमन शेयर, प्रेफरेंस भी हो सकता है, डेफर शेयर भी हो सकता है, बोनस शेयर भी हो सकता है. इक्विटी जो है वो होल्डर दैट डज नॉट इन्जॉय एनी प्रेफरेंस, ऐसी बात है कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता. शेयर आर रैंक आफ्टर प्रेफरेंस. और डिविडेंड डिपेंड ऑन द प्रॉफिट कितना कमाया है, या कई कंपनीज प्रॉफिट भी कमाती है डिविडेंड नहीं देती, उनकी मर्जी. टोटल ऑफ द इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द कंपनी इज इक्विटी शेयर. इक्विटी के अंदर बस एक फ़ायदा होता है कि आप कंपनी के मालिक हैं. अब आप एक शेयर भी ख़रीद लें तो आप प्रैक्टिकली कह सकते हैं मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, चाहे आप एक शेयर पे ही बैठे हुए. प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर प्रेफरेंस दिया जाता है. डिविडेंड के मामले में प्रेफरेंस दिया जाता है. प्रेफरेंस आर फिक्स डिविडेंड भी होता है कई जगहों पे प्रेफरेंस के अंदर, की जैसे मिसाल दे दिया है. और वाइंडिंग अप जब भी होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस का हक होगा, ऑर्डिनरी शेयर तो सबसे एंड में आएगा. बोनस शेयर क्या होते हैं? द बोनस लाइक टू इशू द शेयर बोनस इज इंटरेस्ट टू पे डिविडेंड. अच्छा, कई कंपनीज ऐसा होता है कि जो शेयर जो है ना, शेयर वो शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए अगर डिविडेंड नहीं दे रही तो बोनस शेयर दे देती. जैसे मिसाल दे दिया है कि अगर किसी के पास 10 शेयर है, 10 शेयर को एक शेयर और दे देंगी, ठीक है, तो उससे आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 11 शेयर हो जाएंगे. तो इस तरीके से डिविडेंड मतलब करती है कंपनीज.